नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं वंदना चंदेल। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से लगातार वादे किए जा रहे हैं तो कुछ जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। साथ ही संगीन आपराधिक वारदातों में लिप्त नाबालिग की उम्र सीमा घटाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। न्यूज लाइन में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन न्यूज लाइन की शुरुआत बड़बोले नेताओं के साथ, जो अक्सर अपने बड़बोलेपन में न जाने क्या क्या कह जाते हैं, किस किस को आहत कर देते हैं और बड़े ही अजीबोगरीब से बयान देते हैं। कुछ ऐसे बयान आज सुनने को मिले जिन्होंने महिलाओं को कहीं सुरक्षा की सलाह दे दी, तो कहीं मर्यादा में रहने की सलाह दे दी, तो कहीं सीमाओं में रहने की नसीहत दे दी। ऐसे ही कुछ बड़बोले नेताओं की बात करेंगे न्यूज लाइन में। महिलाओं की भावनाओं को आहत करने वाले दो अजीबोगरीब बयान आज सुनाई दिए। एक तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया, तो दूसरा मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। कैलाश विजयवर्गीय ने तो महिलाओं को मर्यादा में रहने की नसीहत ही दे डाली। तो मोहन भागवत ने भारत और इंडिया में अंतर बताते हुए कह दिया कि रेप जैसी चीजें इंडिया में ज्यादा होती हैं, बल्कि भारत में कम। साल बदल चुका है, लोग बदल रहे हैं, देश का मूड भी बदल रहा है, लेकिन देश के राजनेताओं के मूड को न जाने क्या हो गया है, जो उल जुलूल बकने से पहले शायद एक बार भी नहीं सोचते। अब मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के ही बयान को सुन लीजिए। मंत्री जी महिलाओं को मर्यादा में रहने की नसीहत दे रहे हैं। एक ही शब्द है, सिर्फ मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा तो सीता हरण करके ले जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान आते ही राजनीतिक गलियारों में बवाल मचना शुरू हो गया। बीजेपी ने आनन फानन में पहले तो विजयवर्गीय के बयान से किनारा किया, फिर बड़बोले बयान को वापस लेने पर जोर दिया जाने लगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री जी के बयान पर फटकार लगाई। कैलाश विजयवर्गीय का बयान उचित नहीं था और उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। फिर क्या था, बयान पर चट्टान की तरह अड़े रहने वाले विजयवर्गीय ने वक्त गंवाए बिना बयान वापस ले लिया। फिर भी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, अपनी टीम के मेंबर्स को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि इसी साल आपकी तकदीर भी तय होनी है। क्योंकि एक जीत आपको हैट्रिक दिलाएगी तो एक हार सत्ता से बेदखल भी करेगी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से रेप के मामलों में दोषियों को 45 से 60 दिन में सजा दिलवाने के लिए 138 नई अदालतें खोलने की घोषणा की गई। ऐसे में महिलाओं को आहत करने वाले बयान मध्य प्रदेश सरकार के लिए फजीहत बन जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये बेतुका बयानबाजी का एक पहलू था। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी बलात्कार के मसले पर ज्ञान बांट ही डाला। मोहन भागवत के मुताबिक बलात्कार की घटनाएं इंडिया में ज्यादा और भारत में कम होती है। रेप के मामलों के जरिए मोहन भागवत के देश को दो तरह से देखने की प्रवृत्ति की निंदा शुरू होते ही बीजेपी ने मोर्चा संभाला और संघ प्रमुख का बचाव करते हुए कहा कि भागवत के बयान को गलत तरीके से लिया गया। केंद्र और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, बावजूद इसके महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं का मुद्दा उठाकर बीजेपी पार्टी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की जा रही है। महिलाओं को लेकर संवेदना जताई जा रही है, लेकिन इस कदर की बयानबाजी कौन सी संवेदना है? जो भी हो, कैलाश विजयवर्गीय से हम जानना चाहते हैं कि जब 2 से 3 साल तक की बच्चों के साथ रेप की वारदातें होती है तो वो कौन सी मर्यादा लांघती है? और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जरा आप भी कष्ट करके बताएं कि आप कहां के निवासी हैं, भारत या फिर इंडिया? रजनीश त्रिपाठी के साथ कमलाकांत, चैनल 1 न्यूज। तो अजीबोगरीब चीज अगर हिंदुस्तान में हो तो बहुत ज्यादा अचंभे की या चौंकने वाली बात नहीं होगी, और ऐसा कि कुछ एक बार फिर हुआ है। दरअसल एक ऐसी घटना होती है जिससे पूरा देश दहल जाता है। एक मर्मस्पर्शी चीज जो है वो हर किसी के अंदर इस वक्त वो जागी हुई है। हर कोई जो है वो संवेदनशील खुद को महसूस करना नहीं चाहता कि ऐसी घटनाएं बार बार हो, और ऐसी घटना पर जब वक्त है कड़ी कार्रवाई करने का, कड़े कदम उठाने का, एक ऐसा
संयमित बात कहने का, जिससे कि लोगों को थोड़ा हौसला मिले, थोड़ी हिम्मत मिले, थोड़ी समझ मिले, समाज को सबक मिले। ऐसे वक्त पे हमारे कुछ जाने माने जो नेता हैं, कुछ जो संस्थाओं के प्रमुख हों, वो जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, समझना मुश्किल हो गया है कि आखिरकार इन बातों के मतलब क्या है। हमारे लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए, और इसीलिए ताकि इस मुश्किल को आसान किया जा सके, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। फजल इमाम मलिक साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें बताएंगे कि आखिर इन सब बातों का मतलब होता क्या है। जब बयान आया है आरएसएस प्रमुख की तरफ से, जब ऐसी कमेंट दी गई है बीजेपी के ही एक बहुत मान्यवर नेता जिन्हें मध्य प्रदेश में कहा जाता है, उद्योग मंत्री भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय साहब, तो हमने ये भी जरूरी समझा कि कांग्रेस इस पर क्या सोचती है, क्योंकि बहुत जरूरी है। बीजेपी कुछ कहे और कांग्रेस वाले कुछ ना कहे, अच्छा नहीं लगता। तो हमने सोचा उनसे भी बातचीत की जाए, और इसलिए हमारे साथ कांग्रेस की ओर से मौजूद है सज्जन सिंह वर्मा जी, कांग्रेस की ओर से सांसद है। बहुत बहुत स्वागत है सज्जन जी आपका चैनल 1 न्यूज पर, न्यूज लाइन में से स्पेशल प्रोग्राम में। चूंकि आप दोनों फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, मैं फजल इमाम साहब पहले आपसे जानना चाहूंगी, स्टेटमेंट देना क्या इतना आसान होता है, और कुछ भी कह देना इतना आसान होता है कि आप पब्लिक फिगर हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपकी बातों के बड़े मायने हैं लोगों के लिए, आप कुछ भी कह देते हैं? मर्यादा में रहिए। कौन सी मर्यादा लांघ देती है इस देश की महिलाएं? ऐसा क्या कर देती है जिससे मर्यादा टूट जाती है? या उनका ये कहना कि इंडिया अलग है, भारत अलग है, तो वाकई में ये बड़ा सवाल है कि कहां है ये इंडिया और कहां भारत है? देखिए वंदना, ये है कि राजनीतिक दलों का जो आज चरित्र हो गया, चाहे कोई भी दल हो, उसका एक जो चरित्र हो गया है कि किसी भी मामले पे बिना समझे बूझे जिस तरह के बयानात आ रहे हैं आजकल, वो सचमुच चौंकाते भी और हैरान भी करते हैं। और राजनीति का जो स्तर जो गिर रहा है, जो मूल्यों का क्षरण हो रहा है, कह सकते हैं थोड़ी देर के राजनीतिक दलों की तरफ से ये बात आ सकती है कि समाज का भी क्षरण हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दल जो हमारे पूरे देश और पूरे संविधान और पूरी संसद और पूरे कानून को बनाते हैं, चलाते हैं, चलाने का दावा करते हैं, उनकी तरफ से अगर इस तरह के बयान आते हैं जो राजनीतिक दलों का, तो ये एक शर्मिंदगी में डालने वाले बयान हैं। कैलाश विजयवर्गीय कोई नया बयान नहीं दे रहे, इस तरह से पहले भी इस तरह के बयान वो दे चुके हैं। अभी 3-4 दिन पहले इसी चैनल पे हम जब बात कर रहे थे, तो हमारे भाजपा के एक मित्र ने बहुत अभिजीत मुखर्जी के बयान को लेकर बहुत लंबी चौड़ी बातें की थी। आज पता नहीं आज उनका रिएक्शन किस तरह का होगा, उनकी प्रतिक्रिया किस तरह से होगी, लेकिन राजनीति जो है अब सहूलियत का रास्ता अख्तियार कर लेती है। कांग्रेस को जहां सहूलियत मिलती है वो उस रास्ते पर चल पड़ती है, भाजपा को जिस रास्ते पर सहूलियत मिलती है उस रास्ते पर चलती है। तो दोनों दल यानी राजनीतिक दलों का एक चरित्र हो गया है, वो आम लोगों के बजाय अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से रास्ता चुन लेती है। तो इस तरह के बयानात भी उसी तरह का चरित्र है। कैलाश विजयवर्गीय को ये सोचना चाहिए, पहले तो ये तय करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अगर क्राइम ब्यूरो की रिकॉर्ड देखें तो वहाँ बलात्कार की कितनी घटनाएं हुई, उनके और ख़ास के भाजपा शासित राज्यों में भी देखना चाहिए उनके। जैसे कि रविशंकर प्रसाद का बयान आया आपके यूपी और दिल्ली में बहुत सारे बलात्कार की घटनाएं आम हो गई, उनका जो बयान, उनका जो रिएक्शन आया उस पर। आपको मैं बताऊं कि कम से कम बिहार की घटनाएं, बिहार में एनडीए का शासन है, बिहार में पिछले साल 7,000 से ज़्यादा घटनाएं बलात्कार की हुई। मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड भी अगर देखें तो 4-5 हज़ार के करीब बलात्कार की घटनाएं जो रजिस्टर्ड हुई एफआईआर में, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। पंजाब, छत्तीसगढ़, दूसरे और कई जगह जहाँ के भाजपा के शासन है, वहाँ थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती बलात्कार की। तो ये दोहरा मापदंड है। कांग्रेस भी यही करती है, कांग्रेस के साथ भी अब यही है कि वो जहाँ जैसा मौका मिलता है। मोहन भागवत जी का जहाँ तक बात है, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि वो क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं गाँव में। बिल्कुल क्यों इस तरीके की बात कर रहे हैं? एक चीज तो मैं कहना चाह रहा हूँ वंदना, कि उन्हें तो सबसे पहले ये बात कहनी चाहिए कि जो उनके यहाँ भाजपा के यहाँ जो जिनका चरित्र दागदार है, जो दूसरे क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं, जो औरतों से छेड़खानी करने, बहुत सारे विधायक और नेता इस देश में ऐसे हैं, सांसद हैं जिन पे बलात्कार के आरोप है, वो सांसद और विधायक बने हुए। तो इन राजनीतिक दलों को अगर स्वच्छता की बात करनी है, 42 ऐसे विधायक हैं और कोई पार्टी कहे कि हमारे यहाँ ऐसे नहीं है, तुम्हारे यहाँ ऐसे होंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ होंगे, ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड ये बताता है कि हर स्टेट में 1-2 विधायक और सांसद तो नहीं कहना चाहिए, विधायक तो 2 सांसद भी हैं, 2 सांसद भी हैं जी, ओवरऑल तो सांसद हैं, लेकिन अगर हर स्टेट की बात करूं, हर राज्य की बात करूं, तो विधायक तो कमोबेश हर राज्य में मिल जाएंगे, हर पार्टी में मिल जाएंगे। सज्जन जी हमारे साथ हैं। सज्जन जी, आरएसएस प्रमुख जो कह रहे हैं भारत और इंडिया का अंतर, ये क्या है? ये हमें तो समझ नहीं आया, आप अगर समझा सके तो जरूर बताइए। और साथ ही जो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि सीता ने जब मर्यादा लांघ दी थी तो फिर हरण कर ले गया था रावण, तो कैसे ये मर्यादा लांघी जाती है? कौन सी मर्यादा है जिसे भारतीय नारी हर बार, हर दिन, हर घंटे लांघ दे रही है और 4-4 मिनट पे लांघ लेती है वो इस मर्यादा को?
देखिए, बेतुका बयान है और लाइमलाइट में बने रहने के लिए कैलाश विजयवर्गीय गाहे बगाहे इस तरह के बयान देते रहते हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि आपको किसने कहा कि महिलाओं के बारे में आप टिप्पणी करें? जी जी। महिला सीता लक्ष्मण रेखा पार करेगी तो रावण ले ही जाएगा। रावण इंतजार कर रहा है। पर मेरा ये कहना है, छद्म वेश में रावण मुनि का वेश बना के आया और सीता ने एक भारतीय नारी के चरित्र को कि मेरे दरवाजे पे कोई मेहमान आया है वो खाली हाथ ना जाए, उस परंपरा को निभाने के लिए, भारत की संस्कृति की रक्षा करने के लिए यदि छद्म वेश में रावण आता है तो मुनि का भेष बना के, तो उस महिला ने क्या गलत किया? एक परंपरा को निभाया। और सवाल इस बात का है, क्या रावण तय करेगा कि लक्ष्मण रेखा क्या होना चाहिए? जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यही कैलाश विजयवर्गीय हैं, इंदौर के महापौर थे जब ये, इन्हीं के कार्यालय में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था जिसका तमाम सारे अखबारों ने तब मर्यादा पुरुष की इनको समझाते नहीं बना, सिर्फ महिला अबला समझ के कि महिला को कितना दबाओ, उसे ही अपन आचरण सिखाओ, उसे ही मर्यादा में रहना सिखाओ। ये इस तरह के लोग हैं जिनके दोहरे चरित्र, इनके झंडे के रंग के। जहाँ तक मोहन भागवत साहब का सवाल है, मोहन भागवत साहब ने शब्दों की जादूगरी के लोग हैं आरएसएस और भाजपा में। इंडिया और भारत जी, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, भारत को मैं बड़ा अच्छा समझता हूँ, भारत हिंदी शब्द है, इंडिया अंग्रेजी का शब्द है, तो इंडिया मतलब शहर, वहाँ बड़े अपराध होते हैं। जबकि मोहन भागवत जी अपना ज्ञान दुरुस्त कर लें कि गाँव में भी अपराध बलात्कार के बहुत होते हैं, आधे से ज़्यादा की रिपोर्ट भी पुलिस नहीं लिखती, रिपोर्ट लिखने वालों को भगा दिया जाता है। उसके बाद भी अब जितने लोग पकड़ाए हैं, जिनको सजाएं हुई हैं, आप देख लीजिए, अधिकतम गांव के लोग। और मैं कहता हूं भारत और इंडिया के भारत को बांटने की कोशिश मोहन भागवत जी ना करे, ये ठीक बात नहीं है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान सब कुछ एक है। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क है भारतवर्ष, जिसकी हम पूजा करते हैं। बिल्कुल, जिसकी हम पूजा करते हैं, ऐसा जरूर है। लेकिन ये भारत और इंडिया का ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, बड़ा अजीब सी ये एक बात है कि किसे वो कह रहे हैं कि भारत है और किसे कह रहे हैं कि इंडिया। ये हिंदुस्तान है, ये तो इंडिया भी है, ये भारत भी है, यहाँ गांव भी है, यहाँ शहर भी है, हर तरीके की चीज यहाँ पर है। तो ये अलग से एक नया जो कॉन्सेप्ट डेवलप करने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो समझ से बाहर था। फजल इमाम मलिक साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फजल जी, क्या ये जो स्टेटमेंट है, ये महज पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं, इंडिविजुअल स्टेटमेंट होते हैं? क्योंकि इस तरीके के लोगों का जो अपने आप में पब्लिक फिगर होते हैं, इस तरीके की बयानबाजी आप सार्वजनिक मंच पर करते हैं, क्या वो इस चीज को महसूस नहीं करते कि किस वक्त पे ये बातें कही जा रही हैं, किस संदर्भ में कही जा रही हैं? जैसा कि कहा भी सज्जन जी ने कि जिस वक्त कैलाश विजयवर्गीय खुद महापौर थे, उनके अपने कार्यालय में एक ऐसा इंसिडेंट होता है, तो संवेदना नहीं है? हर चीज मजाक है, कभी गरीबी का मजाक है, कभी महंगाई का तमाचा है, कभी इस तरीके की चीजें होती हैं। और अब जब एक ऐसी घटना हुई है, हर हिंदुस्तानी उससे लिंक करता है, बल्कि कहना चाहिए कि दुनिया भर के लोग उससे खुद को जोड़ते हैं, महसूस करते हैं। तो यहां पर राजनेताओं का, संघ प्रमुखों का इस तरीके का स्टेटमेंट क्या है? ये देखिए वंदना, राजनीतिक दलों का जो चरित्र हो गया है ना, वो अपने अपने सुविधा के हिसाब से अपनी बातें कह देता है। और आपने जो कहा कि सार्वजनिक बयान, निजी बयान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है उसका बयान सार्वजनिक ही होगा वो। और खास के कैलाश जी का, मैंने पहले भी कहा कि कैलाश जी इस तरह के बयान देने के में काफ़ी बदनाम रह चुके। एक बार और उनका बहुत विवादित बयान इसी तरह का आया था, तो जिसके उनको ज़बान पे कंट्रोल नहीं। और चूँकि भाजपा का जिस तरह से चरित्र है उसमें भी वो कहीं फिट बैठते, इसलिए उनके इस बयान कभी भी, आप भले आज रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें झुड़का और बयान वापस लेने पे, लेकिन ये जो बात सामने आ जाती है उसके बाद बयान वापस लेने का कोई अर्थ रह नहीं जाता है। आप बयान, आपने कुछ कह दिया, किसी को गाली, फिर माफी मांग लो, किसी को गाली दे दिया, फिर कहिए कि नहीं हम माफी मांगते, इसका कोई अर्थ रह नहीं जाता है। और आप जब सार्वजनिक जीवन में, आप एक प्रदेश के मंत्री हैं और आप जब इस तरह की, यानी जो हम जिसको मैं कह रहा हूँ कि मूल्यों में जो क्षरण हुआ है खासकर राजनीतिक दलों में, और वो ये देख नहीं पा रहा है कि इस देश में इस मामले को लेकर कितना उबाल है।
अगर अभी भी नहीं पहचानेंगे वो इस तरह की चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अजब से दोराहे पे ले जाके देश को खड़ा कर देंगे। क्योंकि एक मंत्री है और एक मंत्री को जिम्मेदारी ज्यादा होती है बनिस्बत दूसरे, आपको वो पार्टी के कोई कार्यकर्ता होता, कार्यकर्ता अगर कोई बात करता थोड़ी देर के लिए समझ में आ सकता था कि चलो उसकी समझ, लेकिन एक मंत्री है, बहुत महत्वपूर्ण पद पर है और वो ऐसी बात कह रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? सज्जन जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि हालांकि राजनेताओं का जो मकसद होना चाहिए था, जो बड़ी बड़ी पार्टियों का, जो सरकारों का मकसद होना चाहिए था, वो ये कि देश का चरित्र निर्माण हो, देश के लोगों का चरित्र निर्माण हो। लेकिन जिस तरीके से कई बार कांग्रेसियों के स्टेटमेंट्स आते हैं, कई बार गृह मंत्री हमारे कुछ दिन पहले आप लोग कई लोग, बल्कि एक नहीं कई लोगों को मैं कहूंगी कि वो बेटियों की दलील दे रहे थे, हमारी भी बेटियां हैं, हमें ये चीजें बर्दाश्त नहीं है, हम भी विरोध करेंगे, कुछ कोई कहता नहीं है, बस यही बातें होती है। तो ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, इंक्लूडिंग कांग्रेस को भी हम कह रहे थे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, बसपा हो, पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो भी राजनीतिक पार्टी हो, ऐसा लग रहा है कि सभी को चरित्र निर्माण की बहुत सख्त जरूरत है। निश्चित रूप से भारत में चरित्र की गिरावट महसूस शिद्दत से की जा रही है, बड़े वर्षों से की जा रही है। और जब सवाल ये है कि जो जिनको हम अगुवाई करने वाला मानते हैं, जिन्हें आदर्श मानते हैं एक राजनेता के रूप में या अभिनेता के रूप में, पहले इनको अपने चरित्र का निर्माण ढंग से करना पड़ेगा कि हमारा चरित्र अच्छा है तो ही हमसे प्रेरणा लेगा, वरना आने वाले वक्त में हमें जनता सजा देगी। मैं इनकी बात करना चाहता हूं कि इनकी पार्टी, माननीय कैलाश जी की पार्टी के तमाम बड़े नेता जी मांग कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों से लेकर अलग अलग प्रदेशों में कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, फांसी की सजा मुकर्रर करने का बिल लाया जाए। एक तरफ बड़े नेता ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ माननीय कैलाश बाबू विजयवर्गीय वो महिलाओं को आचरण सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को मर्यादा में रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इनमें इतना दिल गुर्दा है, इतनी ताकत है कि पुरुषों को भी आचार संहिता सिखाए, पुरुषों को भी मर्यादा का पालन करना सिखाए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनका नाम लेके ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात कही। से प्रेरणा करने की सिखाई जी 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 उनसे, उनके चरित्र से प्रेरणा लेना क्या पुरुषों को सिखाएंगे, अपने दल के लोगों को सिखाएंगे? तमाम सारे नाम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी दल का नेता हो, पहले तो उन पार्टी के आदरणीय हाईकमान ने भविष्य में इस तरह के लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए जिनके मुंह से इस तरह के शब्द, जब सारा देश संवेदनाओं में डूबा है। उस सज्जन जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। सिर्फ बीजेपी की बात, हम आरएसएस की बात नहीं कर रहे, हम तो कांग्रेस को भी कह रहे हैं कि आप भी तो चरित्र निर्माण कीजिए। सारे दल की बात की, आप सुन नहीं पाई। मैंने सारे दल के लोगों की बात की, सारे दल के हाईकमान को मैंने कहा कि किसी भी दल के अंदर यदि इस तरह के चरित्र के लोग, फालतू की बयानबाजी करने वाले, ऐसे संवेदनशील समय जब सारा देश शॉक्ड है, सारा देश शोक में डूबा है, कई लोग उपवास पे बैठे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, फजल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सज्जन जी, फजल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सज्जन जी, टिकट देने की बात तो बहुत अभी आगे की बात है। जो लोग अभी विधानसभाओं और या राज्यसभा या लोकसभा में इस तरह के हों जिन्होंने महिलाओं पर अत्याचार किया है, जिन पे बलात्कार के केस है, वो आज विधायक और मंत्री और संतरी बने बैठे हैं। पहले तो आप उनकी प्रक्रिया ने शुरू करवाइए। कांग्रेस के भी कोई, सज्जन जी सरकार आपकी है, बहुत सही बात है, 42 ऐसे विधायक हैं, उनमें सांसद भी 1-2 शामिल हैं, क्यों आप लोग वहां से क्यों नहीं कानून बनाते हैं? कल ही कांग्रेस का एक पार्टी का सिलचर में पिटाई की बलात्कार के मामले में आपने निकाल दिया जाना चाहिए, और निकाल भी दिया गया। निकाल तो दिया गया, लेकिन ऐसे लोग जो विधायक बने हुए हैं, जो आप तमाम इस पर पार्टी एक तमाम राजनीतिक दल एक राय क्यों नहीं होते हैं? जी जी, आप भाजपा कांग्रेस को, भाजपा और कांग्रेस से निवेदन कर रहे हैं, हर पार्टी का हाईकमान से आप पहले जो लोग हैं उसको निकालने की प्रक्रिया शुरू करवाइए। बिल्कुल, और इसी बीच में सामाजिक कार्यकर्ता हैं मालती प्रसाद जी, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मालती जी, बहुत एक ऐसा मसला है जिस पर अब मुझे लगता है कि आप महिलाएं बहुत अच्छे से हमें बता पाएंगी। कैलाश विजयवर्गीय जी ये कहते हैं कि मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए, सीता ने मर्यादा लांघी तो रावण ले गया, और आरएसएस प्रमुख ये कहते हैं कि भाई भारत में ऐसा जो है वो कम होता है, इंडिया में ज्यादा होता है। एक तो आप हमें ये समझा दीजिए कि कौन सी मर्यादा है जिसे 3 साल की बच्ची भी लांघ लेती है, 90 साल की बुजुर्ग भी लांघ लेती है, 20 साल की युवा भी लांघ लेती है, 40 साल की अधेड़ औरत भी लांघ लेती है? ये कौन सी सो कॉल्ड मर्यादा है जिसे बार बार लांघा जा रहा है? लक्ष्मण रेखा की मर्यादा सीता जी पर
तब नहीं थी जबकि वो सभ्य समाज में थी, यानी अयोध्या में जी। उन पर वो मर्यादा तब लगाई गई जब वो जंगल में थी। क्या हम समझ लें कि हम अभी जंगल राज में रह रहे हैं जी? क्या हम ये माने कि हम जानवरों के बीच रह रहे हैं? तो इस तरह की बात तो छोड़ दीजिए। हम लोगों को किसी भी पार्टी, सरकार, इनको दोष न दे के सब मिल के अगर कार्य करें जी, सोशल वर्कर भी काम करें और हमारे मीडिया के लोग भी काम करें जी। और सब पार्टी के लोग, जनता भी मिलके, तो शायद हम लोग मिलके ये समाज से जो विकृत मानसिकता के लोग हैं उनको निकाल सकते हैं जी। उन पर एक खौफ ला सकते हैं कि हाँ इस तरह से करने से ये होगा। बिल्कुल, और शायद इसकी जरूरत भी है। वीरेंद्र कश्यप जी इस वक्त बीजेपी से सांसद है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या हो गया ये कैलाश विजयवर्गीय क्या बयान दे रहे हैं आरएसएस में? मोहन भागवत क्या बयान दे रहे हैं? एक तरफ तो बीजेपी सदन में ये कह रही है कि फांसी दो, कड़ी से कड़ी सजा दो, आप सत्र बुलाइए स्पेशल और इस पर मामले पर चर्चा कराइए, आप जल्दी कोई फैसला लीजिए। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के लोग ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? देखो, जहां तक बात विजयवर्गीय की बात है जी, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। परंतु जो पार्टी का जी, जो यानी स्टैंड है उसमें हम चाहते हैं कि जो आज सारे देश में जिस तरह से ये सारी बात उठी है जी, उसमें हम चाहते हैं कि महिलाओं का जो है वो पूरी सुरक्षा हो। महिलाएं हमारी माननीय है। जी, ये कैलाश विजयवर्गीय जी ऐसा कैसे कर पा लेते हैं कि वो निजी राय सार्वजनिक मंच पर दे देते हैं? ऐसा कैसे मुमकिन हो जाता है? वंदना, सारे राजनीतिक दल बाद में पार्टी ने कहा कि उस बयान को वापस लिया जाए और उन्होंने उस बयान को वापस लिया है। नहीं, लेकिन एक बार आपने बात कह दी, परंतु पार्टी का स्टैंड नहीं है। वीरेंद्र जी, पार्टी का स्टैंड नहीं है। अगर पार्टी का जो स्टैंड है जी, मैं तो उसी पर बात कर सकता हूँ। मैं उनकी व्यक्तिगत बात क्या है वो एक अलग बात है। पार्टी ने उनको कह दिया कि इस बयान को वापस लिया जाए जी, जी। और इस बयान को वापस लेने के बाद उन्होंने उसको बयान को वापस भी लिया है। मतलब बात खत्म हो जाती है। अगर किसी को आप कुछ गलत कह दें, आप लोगों की भावनाओं को आहत कर दें और उसके बाद कह दें कि जी गलती से हो गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, तो बात खत्म हो जाती है। पार्टी की बात नहीं है ना। कोई व्यक्ति अगर कह देता है, इस संदर्भ में कहता है, एक अलग बात है। स्टैंड तो पार्टी का होगा। आई एम ए मेंबर पार्लियामेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर पर स्टैंड है महिलाओं के बारे में, वो बिल्कुल निष्पक्ष तौर से हमारे सामने है। आपकी पार्टी के अगर कोई अपनी राय रखता है, वैसे तो अलग अलग राय रख रहे हैं, अलग अलग पार्टी के सांसद राय रख रहे हैं। इवन हमारे जो राष्ट्रपति है उनके बेटे एक हमारे लोकसभा के सांसद चुनकर आए, प्रदेश के मंत्री है, मंत्री की हैसियत से बात कर रहे थे, व्यक्तिगत हैसियत से बात नहीं कर रहे थे। हमारा मसला किसी चीज को गुमराह करने का या बढ़ा चढ़ाकर पोर्ट्रे करने का नहीं है। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी जिसकी विपक्ष की जो नेता है सुषमा स्वराज, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मुद्दे को डील किया, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। आपके कई आला लीडर्स जो थे वो लगातार इस जद्दोजहद में रहे कि क्या हो इस मामले में, कैसे क्या किया जाए बेहतर तरीके से। आप ही की पार्टी का एक कद्दावर मंत्री है, एमपी में है, आपकी स्टेट में गवर्नमेंट है, कैसे वो पार्टी स्टैंड से अलग चले जाते हैं? पहले भी बोलते रहे वो इस तरह की बात, पहले भी उन्होंने कहा एक दो बार जी, आज पहली बार नहीं हो रहा है। हमने वही कह दिया कि जो पार्टी का स्टैंड है वो हम उस पर चल रहे हैं। व्यक्तिगत कोई राय रखता है वो हम उस पर नहीं बात करते हैं। नहीं, फिर वही बात कह दी आपने, बचाव करने वाली बात हो गई। ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ है इस देश में, जो कुछ हो रहा है, महिलाओं को साथ जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, जो समाज का गरीब तबका है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, गरीब लोग हैं, उन सब के लिए जो है प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कानून सख्त बनना चाहिए। ये तो आज मामला आया है ना सामने, परंतु हम तो देख रहे हैं रोज का मामला है कि गरीब लोगों के साथ, अनुसूचित जाति के साथ, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है। ये हमारी महिलाएं जो हमारी अपने समाज के, हिंदुस्तान में महिलाओं को हम जो है बड़ा आदर सत्कार, बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपके पास में बिल्कुल वापस लौटूंगी। हमारी माँ है जिसको, यानी ये सारी बातें आज सामने में रखने के, इसके लिए हम ये जरूर चाहते हैं। खैर, बड़ा दुखद है कि आप जो कह रहे हैं, आप ही के एक मंत्री इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कानून सख्त बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और ये जो जिन्होंने
कुकर्म किया है जी, जी। उनको फांसी तक भी हो जाएगी। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक मनुष्य के अंदर का, आदमी के अंदर का जो एक राक्षसी जो एक रूप है वो जब तक खत्म नहीं होगा, हमारी मानसिकता जब तक इस तरह की रहेगी तब तक ये जो समाज में इस प्रकार का जो है घटनाएं घटती रहेगी। इसलिए हमको आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। अनुराग केजरीवाल जी हमारे साथ हैं, लोक सत्ता पार्टी से हैं। बेशक पार्टी अनुराग जी आपकी नई नवेली हो, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये नई नवेली नहीं रही है, ना कि ये बेतुके बयान जो है वो नई नवेली का मामला है। देखो इसमें मैं कहना चाहता हूँ ये पार्टी स्तर की बात नहीं है, ये सभी का मामला है। मैं आपसे पूछूंगी इस विषय में मेरा ये कहना है जी जी कि बीजेपी और कांग्रेस, मैं बहुत देर से सबकी बात सुन रहा हूँ और सुबह से मैं पढ़ भी रहा हूँ जी। बहुत शर्म की बात है, मोहन भागवत जी जो हैं आरएसएस के बहुत सीनियर लीडर है, बल्कि आज के नंबर 1 है, प्रमुख है अनुराग जी, प्रमुख हैं जी। उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलना या ऐसे वाक्य निकलना ये बहुत शर्मनाक बात है। मेरे ख्याल से बीजेपी को समझना पड़ेगा जी, इनके लीडर्स को या आरएसएस के लीडर्स को। देखिए इन लोग का कोई भी पर्सनल स्टेटमेंट्स नहीं होते। आज आप पल्ला झाड़ लो, पर एक सीनियर लीडर अगर कोई नाजायज स्टेटमेंट्स देते हैं तो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ द पार्टी। बिल्कुल आज बीजेपी में हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि 645 रेप के बाद जागी है बीजेपी पिछले 10 साल से क्या कर रही थी, जब दिल्ली में हर साल 500 के ऊपर रिकॉर्डेड रेप्स हैं, अनरिकॉर्डेड अनगिनत हैं। जी जी जी। इतने दिन तक बीजेपी क्या सो रही थी? और आज ये तो नहीं कि हम सहानुभूति दिखाएं, ऊपर से अंट बकवास बोलते जा रहे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि एज अ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इन लोग के ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अनुराग जी अपोजिशन का आपने बता दिया हिसाब किताब, जो पोजीशन में है उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, जो कांग्रेस है वो तो खैर उनका तो कोई बोलना ही नहीं है। मेरे ख्याल से कांग्रेस तो समझ चुकी है, इसीलिए शीला दीक्षित जी 2 तारीख को सहानुभूति यात्रा निकाल रही है। जी जी जी। एक बात हमको बताइए, जब भट्टा परसौल में केस हुआ जी तो कांग्रेस के राहुल गांधी जी वहां पहुंच गए जी, क्योंकि उस समय इलेक्शंस था जी। आज कोई भी नहीं आया। आज हम लोग कोई नहीं आया, सही बात है। देश का युवा जो सड़क पे था तो सबसे बड़ा जो युवा नेतृत्व है वो गायब था। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग 21 तारीख को होम मिनिस्टर से मिलने गए और होम मिनिस्टर को हमने एक विज्ञापन दिया। होम मिनिस्टर हमसे बाहर आके मिलने को डर रहे हैं, बोले कि नहीं उनका सिक्योरिटी का इश्यू है। फाइनली चले हम लोग ने जितने सेशन थे उसमें से एक उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जी जी। कि भाई हर पुलिस स्टेशन में देयर विल बी 2 सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर्स रहेंगे और साथ में कांस्टेबल्स रहेंगे जी। बट इनकी मानसिकता देखिए, क्या कांग्रेस के लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जो दिल्ली रहते हैं, क्या उनको पता नहीं कि दिल्ली के सड़कों पे क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या उनको एक बताने की जरूरत पड़ती है? सज्जन जी बताएंगे ये तो हमें, ये हमें अच्छा, सज्जन जी दूसरी बात, उसके बाद उन्होंने कमिटी फॉर्म करी अंडर जीएस वर्मा, जस्टिस वर्मा बोल रहे हैं। जी जी जी। आप बताइए इनके पास क्या लीडर्स नहीं है उनके पास जाती है, नौजवानों के पास जो आंदोलन कर रहे हैं तो उनके साथ बदतमीजी का व्यवहार होता है। यदि वो सुशील कुमार जी शिंदे बोलते हैं इट इज इजी टू मेक द लॉ, इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट। जी जी। शर्म की बात है। केजरीवाल जी आप ही के सवाल का वो जवाब दे रहे हैं। सज्जन जी को सुनिए, बहुत जरूरी है। कह रहा हूँ जी कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी जब हॉस्पिटल में दामिनी और उसके परिवार से मिलने जाते हैं, ये गलत हो रहा है। शीला दीक्षित जाती है आंदोलनकारी से मिलने, उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं होता। फिर यदि वो रैली निकालती है उनके समर्थन में, वो भी गलत मान रही है। बिल्कुल मालती जी आप कुछ कहे, मैं चाहूंगी। शीला जी जा रही है, उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा? 500 रेप के ऊपर इतना जब शोर हुआ था वो शीला जी गई। जी जी। चाहे मनमोहन सिंह गए, उसके पहले तो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार में से कोई निकल के आए और बताए, एक सांत्वना भरी शब्द बोले कि हाँ हम आपके साथ हैं। इसका इंतजार करते रहे लोग, मीडिया में बात करते रहे, उसके बाद गए ये लोग, उसके बाद गए। इन्होंने जस्टिस वर्मा कमेटी बनाया है, विच इज अगेन एन आई वॉश। इनके पास इतने बड़े बड़े नेता हैं जी, अभिषेक मनु संघवी है,
नहीं तो ये बीजेपी से ले सकते, दोस्ती है इनकी आपस में। हम तो मानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये रविशंकर प्रसाद से हेल्प ले सकते हैं। इनको क्या लॉ बनाने के लिए इनको एक कमेटी बनाने की जरूरत है? ये शो करता है ये कितनी लाइटली ये सब इश्यूज को ले रहे हैं। दोनों ही पार्टियों का कैरेक्टर एसोसिएशन जो है वो कर रहे हैं अनुराग केजरीवाल जी। क्या लगता है एमएलए और एमपी, इनको क्या पता नहीं है कि 250 एमएलए एमपी? बात चल रही है कैलाश विजयवर्गीय ने क्या बयान दिया महिलाओं के बारे में, और आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने क्या बयान दिया। बात से बात निकलती है ना सचिन जी, बात से बात निकलती है। अब ये भी एक मसला है कि आप लोग क्यों पहले नहीं जागते हैं, क्यों पहले नहीं पहुंचते? कांग्रेस और बीजेपी एक है, सब एक है। तुम बड़े अच्छे हो भैया केजरीवाल। सचिन जी तुम्हारा केजरीवाल है कि वो पार्टी बना के अगर मैं सरकार में आ गया तो मैं प्रण लेता हूँ सर, एक 24 घंटे के अंदर रूल पास होगा, सारे एमएलए एमपी अंदर होंगे। ये तो हम प्रण ले लेंगे। केजरीवाल जी ये बहुत बड़ी बात है, आप संकल्प ले रहे हैं, वो भी एक नेशनल मीडिया पे, नेशनल टेलीविजन पे आप ये बात कर रहे हैं। ये संकल्प है, ये बहन बेटियों की इज्जत बचाना ये हर पॉलिटिशियन का एक नियम है, इनका दायित्व बनता है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये ऐसे संकल्प आपकी पार्टी वाले या कांग्रेसी क्यों नहीं लेते हैं ऐसे संकल्प? मैं यही पूछना चाहता हूँ बीजेपी इनके हाथ क्यों नहीं फोर्स करती है? जी मैडम एक बात हम इनसे पूछिए, जब इनको कैश फॉर सब्सिडी ट्रांसफर पॉलिसी लानी होती थी, नहीं कोई और मुद्दा हम नहीं खोलना चाहेंगे। अनुराग जी, मुझे लगता है चीजें डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट हम बात करें तो बेहतर होगा। वीरेंद्र जी, आप लोग क्यों नहीं संकल्प लेते? कि इनके इच्छा के हिसाब से अगर कोई रूल बनना होता है बन जाता है, जहाँ इनकी इच्छा नहीं होती वहां नहीं बनती। इच्छा नहीं है ना, पोजीशन की इच्छा है ना अपोजिशन की इच्छा है, ऐसा ही है क्या वीरेंद्र जी? एब्सोल्युटली, ये सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं। वीरेंद्र कश्यप जी हेलो। जी ये केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप लोग फुटबॉल खेलते हैं, कभी इसके पाले में तो वो कभी आपके पाले में, करते दोनों ही कुछ नहीं है, मंशा है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं। नहीं, इसमें देखिए ये जो कह रहे हैं ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीतियां हैं, सामाजिक नीति, राजनीतिक, आर्थिक सारी अलग अलग हैं, परंतु जब इस प्रकार के मामले उठते हैं, हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, और जब ये मुद्दा उठा, जब ये गैंग रेप वाला दिल्ली का मुद्दा उठा, तो उन दिनों में संसद चल रही थी, और दूसरे दिन सबसे आते ही सुबह सुषमा स्वराज जी ने इस मामले को उठाया, और हमने पार्लियामेंट की जो है वो कार्रवाई नहीं चलने दी कि इस पर जो चर्चा की जाए, और इस इशू को हमने उठाया, और हमारी महिला सांसदों ने दूसरे दिन जाकर जो है महात्मा गांधी जी के बुत के आगे जो है वो धरना दिया। इसको हमने हाईलाइट किया कि इसके ऊपर तुरंत जो है एक्शन लेना चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो भूमिका थी उसको पूरा निभाने का प्रयास किया है। और मैं आपको लेकिन बात तो बनी नहीं ना वीरेंद्र जी, बात तो बनी नहीं उससे, ना तो विशेष सत्र बुलाया गया, ना कानून बना, ना संशोधन हुआ। प्रधानमंत्री हैं, सुनिए पहले, प्रधानमंत्री जी हमारे हों, चाहे सोनिया गांधी जी हों या कोई दूसरी सरकार की तरफ से, यानी 8 दिन तक प्रधानमंत्री जी बोले नहीं। 8 दिन के बाद फिर उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। 8 दिन तक जो कुछ हुआ यहाँ पर वो उनको नजर नहीं आ रहा था, दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, सोनिया गांधी को नजर नहीं आ रहा था। तो आज ये जो बातें कर रहे हैं ये नहीं है। हम जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते विरोधी पक्ष में जो हमारी जिम्मेवारी है, हम उसको बखूबी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जहाँ तक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक ये कुछ हुआ है ये बिल्कुल हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक जो है कलंक है। और ये तो होता, देखो अब ये मामला तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ये मामला उठा है, और वो तो बेटी हमारे बीच से बेचारी चले गई, और इसी तरह के मामला फिर दिन प्रतिदिन हमारे सामने नजर आ रहे हैं। जिस दिन से ये मामला उठा है, अखबारों में, आपके चैनल्स पर हर रोज जो है इस प्रकार। वीरेंद्र जी, सब कुछ हुआ, सब कुछ किया, बीजेपी ने इनिशिएटिव लिया, ये हम भी मान रहे हैं। सुषमा स्वराज जी ने बहुत इस मामले को हाईलाइट करने की कोशिश की, ये हमने भी माना, देश ने देखा, दुनिया भी जान गई इस बात को। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि इतने मजबूत विरोध के बाद भी क्या विपक्ष की चीजें अनसुनी सी हो जाती हैं? क्या सरकार इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई है कि विपक्ष कुछ भी कर ले, कान पे आके चिल्ला ले, हल्ला कर ले, कोई असर नहीं पड़ना, कुछ बदलाव नहीं होना उससे? वंदना, वीरेंद्र जी की बात का मैं एक जवाब दूंगा। यूपीए की सरकार में आप देख ही रहे हैं कितने मुद्दे हम उठा रहे हैं, लोगों के इश्यूज, चाहे प्राइस राइज का मामला हो, चाहे एफडीआई का मामला हो, चाहे करप्शन का मामला हो, वो यानी विपक्षी दल ने इतनी ताकत से उठाया है।
परंतु यूपीए के कान पर कोई जो है वो जूं से रेंगने वाली नहीं है। अब ये तो एक यानी जो ये मामला आया जी हमारे साथ पैनल में फजल इमाम मलिक साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जो है वो समाज में एक ज्वाला फूट पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब लेंगे, इसका जवाब लेंगे सज्जन जी से। जो हमारी मुख्यमंत्री है उनको लगा कि अब सत्ता हाथ से जा रही है, क्योंकि बिल्कुल जायज बातें आपने उठाई हैं, बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन फजल जी को सुनिए पहले। जब सड़कों पर आ गई, सारी रात उन्होंने धरना दे दिया और इस बात को कहा कि इसके ऊपर पहले डिसाइड करो कि ये जो इस प्रकार के जो ये यानी राक्षस मुझे लगता पैदा हो गए हैं, जिन्होंने इस प्रकार का राक्षसी काम किया है, इनको जो सबसे पहले जो मृत्यु दंड की जो है वो होनी चाहिए। तब जाके सरकार यहाँ पर दिल्ली की सरकार भी हिली और केंद्र की सरकार भी हिली, अदरवाइज इनके कान में जो है वो जूं रेंगने वाली नहीं है। बिल्कुल वीरेंद्र जी आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने भाजपा की बहुत सारी बहुत अच्छी बातें की कि सुषमा स्वराज ने ये किया, मनमोहन सिंह ने ये बोला और एक बलात्कार के खिलाफ कानून होना। भाई मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 2002 में गुजरात में सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उनके गर्भ को चीर के उनसे गर्भ के बच्चों को निकाल के जिंदा जलाया गया और आज तक आपकी सरकार के कान पे जू नहीं रेंगी है। बात 10 साल होने को आए और किसी एक महिला के खिलाफ आपकी सरकार और आपके मुख्यमंत्री ने और आपके भाजपा की सुषमा स्वराज ने उन बलात्कारियों के खिलाफ, जो कि पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो संघ के कार्यकर्ता थे, जो विहिप के कार्यकर्ता थे, उनके खिलाफ आज तक किसी सुषमा स्वराज ने, किसी रविशंकर प्रसाद ने, किसी अरुण जेटली ने फांसी की मांग नहीं की है। आप उनको फांसी की मांग क्यों नहीं करते? आप कार्य करती है, परंतु ये बात ठीक है कि आज कानून इस तरह का बनना चाहिए, कानून बने और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ये ज्यादा जरूरी है कि कानून बने और इम्प्लीमेंटेशन हो। हमारे तमाम जो पैनल के लोग हैं वो हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे। फिलहाल जो वक्त जो हो चला है वो एक बहुत छोटे से ब्रेक आके, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि देश के गृह मंत्री जब कहते हैं तो देश उसका कुछ मतलब समझना चाहता है। और आज जब सुशील कुमार शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने क्या कहा, इसके क्या मतलब है, अपने पैनल के इन खास मेहमानों के साथ इसी को लेकर चर्चा करेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज लाइन। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। ब्रेक के बाद एक बार फिर न्यूज लाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिंदे साहब ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली में हर थाने में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जबकि आपराधिक घटनाओं में लिप्त नाबालिग की उम्र सीमा भी घटाई जा सकती है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों के बाद अब सरकार धीरे धीरे ही सही ठोस कदम उठा रही है। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे अहम कदमों की जानकारी दी है। गृहमंत्री ने कहा कि अब दिल्ली के थानों में पहले से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी होंगी। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की जांच तेजी से की जाएगी। साथ ही गृहमंत्री ने कहा कि नए कानून को जल्द से जल्द बनाया और लागू किया जाएगा। सुशील शिंदे ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सभी राज्यों के डीजीपी के साथ बैठक की। इस बैठक में चर्चा की गई कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। I wish to announce the pilot launch of the Home Ministry's flagship Crime and Criminal Tracking Network System project. Back in September 2009, my predecessor during the DGP's conference had, while referring to the importance of CCTNS project, had commented that it would make a quantum jump in our ability to counter the challenges that we face.
इसके अलावा शिंदे ने कहा, दिल्ली के हर थाने में 2 महिला सब इंस्पेक्टर की तैनाती की जाएगी। साथ ही थानों में महिला कांस्टेबल की संख्या में भी इजाफा होगा। हर थाने में 10 महिला कांस्टेबल की संख्या हो सकती है, जिसके लिए 2508 महिला पुलिस कर्मियों की नई भर्ती भी की जा सकती है। वहीं शिंदे ने कहा कि बलात्कार मामले में लिप्त नाबालिग की उम्र सीमा घटाए जाने पर विचार किया जा सकता है, जिसमें नाबालिग की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 तक की जा सकती है। दिल्ली गैंगरेप मामले में एक आरोपी नाबालिग है और इस आरोपी को पूरे मामले में सूत्रधार भी माना जा रहा है। ऐसे में अगर कानून में बदलाव नहीं होता तो गैंगरेप मामले में नाबालिग आरोपी सख्त से सख्त सजा से बच सकता है। इन सब के बीच गृह मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए सुझाव मांगा कि कड़े और सख्त कानून बनाने में मदद करें। दिल्ली गैंगरेप मामले में सरकार की चारों तरफ से किरकिरी होने के बाद अब सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए कानून बनाने की जुगत में है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये नया कानून कब तक बनता है और क्या नाबालिग की उम्र सीमा घटती है। आशिफ इकबाल के साथ कमलाकांत, चैनल 1 न्यूज के लिए। 1 ऐलान, 2 ऐलान, 3 ऐलान, 10 ऐलान, 100 ऐलान और ऐसे न जाने हजारों बयान। 16 दिसंबर के बाद से हर पल इस तरीके की चीजें होती रही। एक के बाद एक स्टेटमेंट आई, एक के बाद एक बयान आए, एक के बाद एक कड़े कदम उठाने की बात की गई। लेकिन हकीकत आज ये है कि 4 जनवरी तक तो कुछ हो नहीं पाया। आगे कुछ हो पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा मसला है। फिलहाल हमारे साथ हमारे पैनल में बहुत ही खास मेहमान, बहुत ही बुद्धिजीवी मेहमान जिन्हें कहना चाहिए, जो बड़ी एक्सपर्ट एडवाइस हमें दे सकते हैं इस मसले पर। वीरेंद्र कश्यप जी बीजेपी से सांसद हैं, हमें बचाएंगे कि कांग्रेस ने जो आज कहा गया, जो गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, इनसे कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सज्जन सिंह वर्मा जी हैं जो हमें बताएंगे कितना काबिल होने वाला है उनका ये जो प्लान, ये जो पॉलिसी वो चाहते हैं कि इंप्लीमेंट हो, कितना कामयाब होगा उनके नजरिए से। अनुराग केजरीवाल जी लोक सत्ता पार्टी से हैं, हमें बताएंगे कि ये जो अब किया जा रहा है, 14 दिन पीछे, 10 दिन पीछे ये जो चीजें की जा रही हैं, क्या ये काफी है या नहीं है। मालती प्रसाद जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमें बताएंगी बतौर सोशल एक्टिविस्ट कि जो हालात है इस वक्त समाज के महिलाओं के लिए, जिस तरीके की स्थिति है उसमें ये जो इंतजाम किए गए हैं, क्या इससे बात बनेगी या बिगड़ेगी। फजल जी हमें बताएंगे कि राजनीतिक जो इसका विश्लेषण किया जाए तो क्या ये महज एक टेम्परेरी चेंजेस है, लोगों को संतुष्ट करने की, उनको सेटिस्फाई कराने की, शांत कराने की कोशिश है, या वाकई में बड़े बदलाव को लेकर कोई बात की जा रही है। सबसे पहले शुरुआत सज्जन सिंह वर्मा जी से करते हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। सज्जन जी, पुलिस स्टेशन में महिला कांस्टेबलों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, हर जगह पे इस तरीके की व्यवस्था होगी, आपको लगता है ये कारगर कदम है, इससे बात बनेगी कुछ? देखिए वंदना जी, कुछ ना कुछ कदम तो उठाना पड़ेंगे जी, चाहे आप प्रैक्टिकल के रूप में उठाएं, एक्सपेरिमेंट के रूप में उठाएं। महिलाओं की संख्या पुलिस कर्मचारियों की कम है, तो हर थाने पे होना चाहिए निश्चित रूप से, ताकि इस तरह के मामलों में महिला के साथ वार्तालाप कर सकें। दूसरी बात, 29 तारीख को दामिनी की मौत होती है सिंगापुर में जी, और 3 तारीख को 29 दिसंबर को मौत होती है। 3 जनवरी को अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट पेश हो जाती है कोर्ट में। ये निश्चित रूप से एक संकेत है कि जनता जो चाहती है, बहुमत जो चाहता है, सरकार को उसके आगे झुकना पड़ेगा और उसकी मंशा के अनुरूप कदम उठाना पड़ेंगे। तो इतनी जल्दी चार्जशीट पेश हो जाना ये संकेत है कि आने वाले समय में कड़ा कानून निश्चित रूप से बनाया जाएगा और 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर इस तरह के अपराधों में निर्णय आ जाएंगे अपराधियों के खिलाफ। जी वीरेंद्र जी, आपको लगता है कि जो कह रहे हैं सुशील कुमार शिंदे जी ने जैसा कहा कि थानों में महिलाएं बढ़ाएंगे उनकी संख्या, जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं, महिला पुलिस कांस्टेबल, इनका नंबर बढ़ाएंगे, कुछ चेंजेस होगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि बिहार में इस तरीके के जो थाने हैं, महिला थाने, वो खोले गए हैं, वहां कोई खास अभी इफेक्ट दिखा नहीं इसका। देखो ऐसा है कि समाज में आज बहुत भारी जो है वो मैं कहना चाहूँ अफरा तफरी जी सामने नजर आ रही है जी, और तुरंत फौरी तौर से ये ठीक है, थानों में अगर महिलाओं की सब इंस्पेक्टर तैनात होंगे तो महिलाओं के साथ अगर कोई वहां पर FIR लॉज नहीं कोई कर रहा है तो उसमें वो सहानुभूति के तौर पर जो है महिला होगी तो वो उसको करेगी। कई बार वहां पर नहीं होते ये मामले, महिला जाती है या कोई महिलाओं से संबंधित मामले होते हैं तो वो थानों में जो है वो उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं होता है। महिलाओं के वहां रहने से डेफिनेटली उसमें महिलाओं की बात सुना जाएगा, ये बात ठीक है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे समाज में जो एक मानसिकता, ये जो राक्षसी रूप की मानसिकता
जो घर कर रही है दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जा रही है, इसकी तरफ को जो है वो आज हमको सोचना पड़ेगा, बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा। चाहे हम लोग संसद में हैं, कानून बनाने वाले लोग हैं वो हो, चाहे जो प्रशासन में जो काम कर रहे हैं वो हो, चाहे वो समाज के सुधारक हो, इन सब को मिल बैठ के इस बात की ओर जो है आज सोचना पड़ेगा कि महिलाओं के साथ अत्याचार, आज जो हमारे वीरेन जी इसी के साथ जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा कि नाबालिग की उम्र पर भी हम लोग विचार करेंगे। जो 18 से कम का हमने क्राइटेरिया रखा था अब उसे 16 से नीचे लाएंगे। ये ठीक है क्या? नाबालिग की जो डेफिनेशन जो है वो चेंज होनी चाहिए? इस पर चर्चा हो रही है और सबको अपने अपने व्यूज देने चाहिए कि हम 18 साल से उसको 16 साल करना है। अगर वो बहस यानी इसे राक्षसी रूप अगर 16 साल के रूप में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति, परंतु वो मानसिकता देखनी पड़ेगी किस सर्कमस्टांसिस में आपके हिसाब से मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, आपके हिसाब से क्या चल रही है, कम करना चाहिए और इस पर जो भी निर्णय होगा वो आने वाले समय में आएगा। और जब ये संसद में ये बात आएगी तो उस बात पर भी चर्चा गंभीरता से नहीं। वीरेन जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। माध्यम से मीडिया के आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं कह रही हूँ निजी तौर से आपका मैं इस पर मत जानना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि ये जो एज का ये जो बैरियर था नाबालिग का, ये जो डिसाइड किया हुआ था कि 18 से नीचे वाले नाबालिग होंगे, क्या ये कम होना चाहिए अब आंकड़ा? आज इसकी अगर आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं, ये तो एक मामला आया है सामने। नहीं हम नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे आपकी राय जानना चाह रही हूँ। मैं पार्टी की भी राय की बात नहीं कर रही हूँ। वीरेंद्र कश्यप जी एज एन इंडिविजुअल चाहते हैं कि ये कम हो या नहीं हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आज ये जो सोच बनी है समाज में, जो सोच बनी है ये हमारा 18 साल का बच्चा या 16 साल का बच्चा, उसके ऊपर आज चर्चा बड़े गहन तरीके से होनी चाहिए। और ये कोई ऐसा नहीं कि भी हर जो बच्चा है 16 साल का वो गलत काम करता है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि क्या नाबालिग का टैग हटा दें उसके साथ से विचार होना चाहिए। जी चलिए आपने इसका सीधा जवाब नहीं दिया, हम समझ गए जी। इसकी जो है ये एज कम होनी चाहिए जी, तो फिर हर मामले में एज जो है वो मानी जाएगी। 18 साल की जो हम बोलते हैं कि एडल्ट 18 साल के बाद माना जाएगा जी, तो फिर वो 16 साल के बाद माना जाएगा। ये कोई मामला अभी ऐसा नहीं है कि अभी गरम मामला है तो हम तुरंत जो है 18 से 16 कर दें। इसको जरा सोच समझ के हमको आज निर्णय लेना पड़ेगा, निर्णय लेना होगा। बिल्कुल। अनुराग जी आपको क्या लगता है? बच्चों के जीवन का ये मामला होगा जी। अगर आप लोग इंटरनेट देखते हैं तो इसलिए हमको इसके ऊपर जरा आप कोई भी स्टडी को ले लीजिए जी, तो आजकल 14 साल के बाद लड़का या लड़की काफी कुछ समझने लग जाते हैं। प्यूबर्टी की एज जो है वो स्टेशन में नहीं जाऊंगा। जी। सेकेंडली जी, जब कोई आदमी चाहे जुवेनाइल हो चाहे बड़ा हो, जब ऐसी हरकत सोच सकता है तो वो बच्चे के श्रेणी में आता ही नहीं है। बहुत सही, उसके श्रेणी से ऊपर चला गया है। तो क्यों नहीं उसको डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए? ये जो मामला है ना, ये अलग तरह का मामला है जी। आज भी ये यही बोल रहे हैं जी कि भाई पुलिस को भर्ती किया है। इन लोग के मानसिकता और सोच के ऊपर मेरे को ताज्जुब होता है कि ये चेंज के लिए तैयार ही नहीं है। आज भी ये चाहते हैं कि जो महिला जिस पे रेप हुआ या मोलेस्टेशन हो या बलात्कार हो या मर्डर हो वो पुलिस स्टेशन आए। आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि पुलिस उसके घर जाए? एक महिला को जो ऑलरेडी इतनी इसके ऊपर बीत चुकी है जी, उसको आप चाहते हैं कि वो पुलिस स्टेशन आए और वहां पे घंटों बिताए। अनुराग जी, तो आपके हिसाब से जो बातें आप कह रहे हैं वो काफी आगे की हैं और कांग्रेस या बीजेपी या इस तरीके के जो पार्टीज हैं ये इतना सोच ही नहीं पा रही है। ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता इतनी आगे तक सोचते नहीं है जी। ये सिर्फ आज ये मतलब मुंह हिला रहे हैं या बयान दे रहे हैं जस्ट कि पब्लिक के नजर में गिरे नहीं। आज ऐसा नहीं है, इन लोगों को पता नहीं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है, उनको वो आज के उससे वाकिफ नहीं है, हालात से वाकिफ नहीं है। ये आज अमानत का केस हो गया, इसमें इतनी पब्लिक युवा जनता भड़क गई है जी, इसलिए ये सब जाग के अब इसमें लिपापोती चल रही है। आई एम श्योर। नहीं तो क्या जनता को ये दिखाया जा रहा है कि देखिए हम तो कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि 645 रेप तक ये वेट कर रहे थे।
645 रेप हर साल 500 हो रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं जागे? अनुराग भाई कोई तो पूछे जी। फजल जी कुछ कह रहे हैं आपसे। अनुराग भाई जी, सिर्फ आप दिल्ली को ही क्यों रख रहे हैं इस देश में? सर मैं सिर्फ 600 नहीं, दिल्ली को ही नहीं, इस पूरे देश की बात होनी चाहिए। दिक्कत ये है दिल्ली में रहते हुए लोग सिर्फ दिल्ली की लड़कियों की बात, इज्जत की बात करते हैं। पूरे देश में पूरे देश में जिस तरह बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, आप लगातार आप पिछले 10 दिनों में बिहार में 15 गैंग रेप के मामले सामने आए हैं अनुराग भाई, और मेरे वहाँ की सरकार सोई हुई है, वहाँ सरकार सोई हुई है। अभी कल ही पर तो एक लड़की कूद के ट्रेन से जान बचाई अपनी। तो आप और फिर जिस तरह से सीमाओं पर कश्मीर हो या उत्तर पूर्व के राज्य में वहाँ जो सेना के लोग रेप करते हैं लड़कियों के साथ, उसका जिक्र भी होना चाहिए। कल एक कांग्रेस के लीडर को थप्पड़ मारते दिखाया जाता है, पिटाई भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हमने देखी वो तस्वीर होनी चाहिए। जी, दिल्ली पे केंद्रित, चूंकि ये घटना बहुत सही फजल जी, आपने बहुत सही कहा कि सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ये तो देश की बात है और दिल्ली इस देश से अलग नहीं है। हम लोग सिर्फ दिल्ली को केंद्रित कर देते हैं, पूरे देश के लिए बनेगा। लेकिन ये रूल बनता क्यों नहीं? ये हम दोनों महानुभाव जो सांसद है हमारे पास, दिक्कत ये है अनुराग भाई, दिक्कत ये है कि इन राजनीतिक दलों के पास इच्छा शक्ति की कमी है, नीयत की कमी है। अब कानून तो बहुत बने हुए हैं इस देश में, कानून तो हत्या के लिए आप फांसी की सजा है, लेकिन वही प्रभावशाली लोग, आप आज भागवत जी ने कहा कि गांव में नहीं होता है, लेकिन गांव में प्रभावशाली लोग छूट जाते हैं, पुलिस उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं करती है, और शायद गांव में होता है तो पता भी नहीं चलता, पहुंच ही नहीं पाते हैं वहां तक। जी, मालती जी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर है। मालती जी क्या लगता है आपको इस पूरे मैटर में? पिटीशन लगा के ऑपरेशन के बाद बैठ रहे थे जी, ये ना तो रिपोर्ट होती है, ना वहाँ मीडिया होती है, और ना वहाँ की लेडीज थाने में जाके रिपोर्ट करती है। गांव में ये घटना बहुत है, हर जगह है, और वहाँ लोगों का दबदबा बहुत है ना, वहाँ प्रभावशाली लोग और राजनीतिक दलों के असर में काम करते हैं। ये राजनीतिक दल जिस दिन इच्छा शक्ति इनकी होगी वो इम्प्लीमेंट, आप कानून बना दीजिए, आप फांसी पे चढ़ाने का कानून, लेकिन लागू कौन करेगा? लागू तो इन्हीं राजनीतिक दलों को करना है, भाजपा और आप देखिए ना खाप पंचायतों का क्या हाल है। खाप पंचायत जिस तरह के फरमान दे रही है, जिस तरह के फरमान दे रही है, और राजनीतिक दल उनका प्रेशर कर रही, चाहे वो चौटाला हो, भाजपा हो, कांग्रेस, इस हमाम में सब नंगे हैं। ये दोनों हमारे साथ बीजेपी के सांसद भी मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस के भी सांसद मौजूद हैं। बहुत मैं चाहूंगी बेबाकी से आप लोग दोनों अपनी राय रखिए और पूरी ईमानदारी से, क्योंकि हम आपको किसी पार्टी का बेशक हम जोड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें अपने उन दलों को पहले अपने अंदर की सफाई कर ले, उसके बाद फिर कानून को और सख्ती से लागू बिल्कुल बिल्कुल। सज्जन जी भी हैं हमारे साथ, वीरेंद्र कश्यप जी भी हैं। मैं चाहूंगी बहुत ईमानदारी से दोनों जो हैं इस बात का जवाब दें। 10 साल आप विपक्ष में रहे, इससे पहले आप सत्ता में थे, एनडीए की सरकार थी, तब भी आप लोग कुछ नहीं कर पाए। और सज्जन जी अब आपकी सरकार के 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं, पूरा का पूरा जो माहौल है वो भी देख रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हो पा रहा। क्यों कांग्रेस या बीजेपी, दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां होने के बावजूद, एनडीए यूपीए जैसे गठबंधन को लीड करने वाली पार्टी होने के बावजूद, सरकार में बैठने के बावजूद, क्यों इतना इंतजार होता रहता है कि इतने बलात्कार हो जाए, ऐसी घटना हो जाए, ये हो जाए, तब सोचेंगे, अब सोचेंगे? क्यों इतना वक्त लगता है हर चीज पर सोचने और समझने में और उसके इंप्लीमेंटेशन में? पहल हुई चाहे जनता की मांग पे हुई, चाहे जनता के आंदोलन से हुई, एक बड़ी क्रांति का सूत्रपात भी हुआ कि बिना किसी नेता के यदि हजारों लाखों लोग दिल्ली के सड़क पे इकट्ठा होते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुमत की ओर इशारा करता है, और बहुमत के आगे हर सरकार को झुकना पड़ता है। यूपीए की सरकार ने तत्काल उन हजारों लाखों नौजवानों की बात मान के तत्काल इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया है। 3 तारीख आज 4 है, 3 तारीख को चार्जशीट पेश हो गई 5-6 दिन में। ये बड़ी घटना है, और हम ये कहते हैं कि जो सिंधे साहब ने कहा कि नाबालिग की उम्र घटा दी जाए, मैं ये कहता हूं कि जो छोटा बच्चा यदि इस तरह का अपराध करता है वो नाबालिग माना ही ना जाए, उसके खिलाफ बड़ों की तरह ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसमें उम्र और इसकी सीमा नहीं बांधना चाहिए। और मैं कहता हूं कि मैं फांसी की सजा मुकर्रर करने की बात मैं भी करता हूं। 1 महीने में इस तरह के केसों का फैसला हो, इसकी पैरवी भी मैं करता हूं। चलिए वीरेंद्र जी, आप लोग क्यों खामोश रहते हैं? आप लोग क्यों इंतजार करते हैं कि ये जो बलात्कार के, ये जो अपराध है, इनकी संख्या बढ़े, तब हम देखेंगे कांग्रेस क्या कर रही है, वो ठीक नहीं करेगी, तब हम बोलेंगे कि देखो भाई तुम ठीक नहीं कर रहे? क्यों विपक्ष की तरफ से आपके अपने स्टेट्स में भी ऐसी कोई पहल नहीं हुई है इस तरीके के क्राइम्स को लेकर? देखो ऐसा है, मैं पॉलिटिशियन बाद में बना और मैं टीचर पहले था। जी जी जी।
मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये मामला हम जो इसको राजनीति के साथ ना जोड़ें, हम ना इसको भारतीय जनता पार्टी की बात कहें कि भारतीय जनता पार्टी के समय में ऐसा हुआ जी, या आज कांग्रेस के समय में ऐसा हो रहा है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के सामने हो रहा था, आप लोगों के सामने इतनी चीजें हुई, क्यों बतौर सरकार या बतौर सिस्टम के आपको ये कहना चाहता हूं, लीडर आपने ये कहना चाहता हूं वीरेंद्र जी, तमाम राजनीतिक दलों मेरी बात सुन लीजिए। सुना, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। तमाम राजनीतिक दलों के सामने सवाल है, सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, मैं तमाम राजनीतिक दलों की बात में कर रहा हूँ। उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। मैं अपनी बात रख लूं? कहिए वीरेंद्र जी, कहिए। मैं सभी को, जो पैनल में बैठे हैं लोग, मैं उनकी बात को समझ रहा हूं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, राजनीति से ऊपर उठकर हमको आज ये देखना पड़ेगा कि जो समाज में जो यानी बुराइयां आ गई, कुरीतियां आ गई, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं जी। इसके ऊपर पार्टी की बात ना है कि यहाँ पर इसकी सरकार है, यहाँ पर उसकी सरकार है, वहां पर ऐसा हो रहा है, वहां पर ऐसा हो रहा है। वो तो समाज में रहा है ना जी। समाज में ही हमारी बेटियां हैं, समाज में ही जो दलित लोग हैं, समाज में ही कमजोर लोग हैं, ये सारी बातें उनके लिए कर रहे हैं हम। तो इसके लिए तो इसको तो हमको राजनीति से ऊपर उठकर इस मामलों को हमको देखना पड़ेगा। हाँ, कानून बनने चाहिए, सख्त कानून है, आज भी कानून है, परंतु उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में कितना टाइम लग जाता है जी। कानून आज भी है, मर्डर कोई करता है तो वीरेंद्र जी, और बतौर शिक्षक आपने बड़ी अच्छी बात कह दी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज को सरकार नहीं सुधार सकती, समाज को जो है खुद से ही सबक लेना होगा, जो है वो उसकी मिलती नहीं है, न्याय नहीं मिल पाता है जी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कानून बन रहा है, कानून सख्ती से उसको लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, और ये काम जो है ये पॉलिटिशियंस का काम नहीं है, ये काम जो है जो हमारी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, कानून उन लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। नहीं, लेकिन वीरेंद्र जी, उन पर राजनीतिक दबाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक दबाव बनाने की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे तमाम पैनल में मौजूद लोग वो जिस तरीके से ये चर्चा कर रहे थे, जो निकल कर आ रहा है, जो कंक्लूड किया जा सकता है, वो बिल्कुल एक सही बात है कि इच्छा शक्ति जो है वो ऊपर से होगी तो नीचे वाला जो पूरा सिस्टम है वो ठीक से काम करेगा। और ये जो इच्छा शक्ति है, ये राजनीतिक दलों की, राजनीतिज्ञों की जिम्मेदारी है कि वो प्रशासन को सुचारू रूप से जल्द क्रियान्वयन हो, हर चीज का वो ध्यान रखें, और ये दबाव उन्हें खुद खड़ा करना होगा। इस तरीके का जो चीजें हैं, जो कंक्लूजन है, वो हमारी इस चर्चा में ड्रॉ हुआ। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं इस दौरान हुई है, मैं जरूर कुछ पंक्तियां यहां पर कहना चाहूंगी और चाहूंगी कि हमारे तमाम मेहमान, हमारे दर्शक इसे बड़े ध्यान से सुने। कितनी चोट पहुंची और कितने आहत हुए इस इंसिडेंट के बाद लोग, इसी चीज को बयां करती है कुछ बेहद ही खूबसूरत भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं ये खूबसूरत नहीं है, ये पंक्तियां ऐसे शब्दों का सहारा लेकर लिखी गई हैं जो शब्द खूबसूरत थे, पर ऐसी विभत्स तस्वीर इसके पीछे नजर आती है कि सोचकर कहीं ऐसा लगता है कि रूह हमारी भी कांपने लगे। वो एक नहीं जो बेआबरू हुई, वो एक नहीं जो बेआबरू हुई, क्या हम सबकी रूह बेजार नहीं? वो जो लुटी सरे बाजार आज, क्या वो इज्जत की हकदार नहीं? कितने ही दुशासन खड़े पर कोई रखवाला गोपाल नहीं, कहां छुपे तुम आज किशन, कहां छुपे तुम आज किशन, क्यों किया द्रौपदी पे आज उपकार नहीं? लुटते मरते सब देख रहे, लुटते मरते सब देख रहे, कर रहे सियासत इस पर भी, कर रहे सियासत इस पर भी। ये कैसा हो गया देश मेरा, यहां कोई भी शर्मसार नहीं। ये कैसा हो गया देश मेरा, यहां कोई भी शर्मसार नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि हम सब शर्मसार हैं इस तरीके की घटनाओं पर, ऐसी वारदातों पर। उम्मीद करते हैं कि जो अब तक होता आया वो अब से आगे ना हो, ये सिलसिला खत्म हो, ये बंद हो, ये मिट जाए, ये कहीं छुप जाए, हमारे जहन में, हमारी यादों में कहीं कोई ऐसे हालात ना हो। ये देश हमारा है, महिलाओं का है, इसमें उनकी अपनी हिस्सेदारी है, अपनी जगह है, और ये चीजें बरकरार रखें, ऐसी हमारी उम्मीद है। हमारे तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं। बड़ी शिद्दत के साथ आप लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया और बहुत बेहतर तरीके की बातें आप लोगों ने कही, बड़ी ईमानदारी से कही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। न्यूज लाइन में इसी के साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।
PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा